तो अभी आपके 10 क्वेश्चन और मिले हैं मुझे, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। उसको भी देखेंगे किस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे पेपर में। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, और ये सारे क्वेश्चन मुझे आप ही लोगों के द्वारा मिलता है। तो यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन है जो कि आप लोग देख सकते हो। ये पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री पूछा गया था। यहाँ पर आपको कॉस 12 डिग्री दे रखा था, कॉस 84 डिग्री दे रखा था, कॉस 168 डिग्री है, और ये कॉस 96 डिग्री है। आपसे इसका वैल्यू पूछा था, ठीक है। इसी को फाइंड करना था, आपको इसका आंसर बताना था। अगर आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो आपको इसका आंसर खुद ही पता चल जाएगा कि क्या होगा। आपको पता होना चाहिए, देखो ये cos 12 डिग्री है और ये cos 68 डिग्री है। अगर आप इसको एंगल को ऐड करोगे तो क्या हो जा रहा है, 180 डिग्री बन जा रहा है। उसी तरीके से 84 और 96 को हम लोग जोड़ेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब ये 180 डिग्री हो जा रहा है तो कैसे आपका जीरो होगा, ये चीज को समझो। अब चूंकि आपको मैं बता दूं ये cos 12 डिग्री है, अब आप किसी को भी किसी में चेंज कर सकते हो। या तो cos को ये 12 डिग्री को चेंज कर लो, या फिर cos 168 डिग्री को चेंज कर लो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, cos 12 को ऐसे ही रहने दे रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से cos 84 डिग्री को बदल लो, या फिर 96 डिग्री को बदल लो। तो यहां पर भी आपकी मर्जी है, जिसको आप रहना चाहो वैसे बदल सकते हो। तो मैं 84 डिग्री को ऐसे ही रहने दे रहा हूं। अब देखो 168 डिग्री, आप ही लोग मुझे बताओ, मैं ऐसे ही लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। cos 180 माइनस 12 डिग्री, 180 माइनस 12 डिग्री क्या हो जाएगा, 180 माइनस 12 168 होगा कि नहीं होगा। तो उसके जगह पे मैं ये लिख सकता हूं। उसी तरीके से अब यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 180 माइनस 84, 180 में से 84 जाएगा तो कितना बचेगा, 96 डिग्री बचेगा। तो मैं इसके जगह पे ये लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, जरूर लिख सकता हूं। अब आप नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करने जाओगे तो ये cos 12 का cos, ये आपका cos 12 डिग्री का ऐसे ही रहेगा, cos 84 डिग्री भी ऐसे ही रहेगा। अब आपको यहां पर पता होना चाहिए cos 180 माइनस थीटा क्या होता है। चूंकि cos 180 माइनस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक आपका पॉजिटिव होता है। यानी आपका ये वाला वैल्यू 180 पे तो चेंज नहीं करेगा, मगर माइनस हो जाएगा। यानी ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस cos 12 डिग्री। बात समझे। फिर उसी तरीके से cos 180 माइनस 84 डिग्री, यानी cos का वैल्यू cos में ही रहेगा, केवल माइनस हो जाएगा। यानी यहां पर आपका क्या हो जाएगा, cos, ये भी आपका माइनस में होगा, ध्यान दीजिएगा, cos माइनस cos 84 डिग्री। अब आपका यहीं से cos 84 और ये पॉजिटिव कट गया, और यहां भी प्लस माइनस माइनस, और ये कट गया। तो ऐसे घुमा फिरा के इसका आंसर आता है 0। क्लियर। तो ये क्वेश्चन एक पूछा गया था आपका। एक क्वेश्चन आपका और देखो ट्रिग्नोमेट्री से, ये भी इस तरीके से पूछा गया था। यहां पर आपको इसका वैल्यू बताना था, ठीक है। देख लो, ध्यान से देख लो, क्वेश्चन पूरा इसी तरीके से पूछा गया था। अब आप यहां पर देखोगे cos 1 डिग्री है, cos 2 डिग्री है, cos 3 डिग्री है, और जाके पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है आपका 179 डिग्री तक है। अगर आप यहां देखोगे तो यहां पर प्रोडक्ट में है सब कुछ आपका। अब आपका ध्यान आपको जाना चाहिए, अगर सब कुछ प्रोडक्ट में है तो एक तो इसके बीच में cos 90 भी आएगा। cos 90 आएगा कि नहीं आएगा इसी के बीच में। और चूंकि आप इसका वैल्यू जानते हो, cos 90 क्या होता है, 0। यानी 0 को मल्टीप्लाई किसी से भी करोगे तो क्या हो जाएगा, 0। यानी इसका भी आंसर घुमा फिरा के आपका 0 ही आना था। क्लियर। चलिए, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, इसको भी देखो। यहां पर बोला गया था कि सीआई का 2 वर्ष का 1600 रुपए और 3 वर्षों में 1700 रुपए होता है। तो ब्याज दर आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में, ठीक है। यानी कोई प्रिंसिपल है, 2 सालों में आपका 2 सालों में जो अमाउंट है सीआई के रेट पे 1700 हो जा रहा, और 3 साल में आपका 2 साल में 1600 हो रहा, 3 साल में 1700 हो जा रहा कोई अमाउंट। अब आपका वही बोल रहा है कि ब्याज दर आपको बताना है। तो आप जानते हो कि प्रिंसिपल मेरा कुछ भी रहा होगा, पहले 2 साल में क्या हो गया, 1600 रुपए हो गया अमाउंट। फिर बोला क्या, अगले 3 साल मतलब वही, मतलब प्रिंसिपल से 3 साल में फिर कितने हो गए, 1700 रुपए हो गए। यहां पर समझना, ये 2 सालों के बाद हुआ और ये 3 साल के बाद हुआ। आपसे रेट पूछा है, तो आप देख लो कि रेट अगर आपसे पूछा है तो कितना परसेंट बढ़ा है। 1600 से 1700 हुआ है, और 1 साल में हुआ है। तो ये तो आपको क्लियरली पता चल गया कि 100 रुपए का इंक्रीमेंट हो रहा है। और चूंकि आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट में भी आपका इंटरेस्ट लगता है। यानी 100 रुपए बढ़ रहा है, कितने पर से, 1600 रुपए में से। तो बस आप इसका डायरेक्ट से ही परसेंटेज आप निकाल सकते थे। यानी 4 से काटोगे तो क्या हो जाएगा, 25/4। यानी मैं कह सकता हूं 6.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6.25% रेट। क्लियर। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, इसको भी देखो। यहां पर क्या बोला गया था कि 3 मैन और 6 बॉयज कैन कंप्लीट अ वर्क इन 25 डेज। फाइंड द टाइम टेकन बाय 6 मैन 4 बॉयज टू कंप्लीट द सेम वर्क। ठीक है, यानी कोई एक काम है जो कि आपका 3 आदमी और उसी काम को 6 लड़के
मिलकर 25 दिन में कर सकते हैं। आपसे पूछा है कि बताओ 6 आदमी और 4 बॉय जब मिल के काम करेंगे तो कितने दिन में काम को खत्म करेंगे। तो आपको सिंपली बोल रखा है कि भाई 3 मैन और 6 बॉय का इफिशियंसी सेम है, तो यहां से आप मैन और बॉय का इफिशियंसी का रेशियो निकाल सकते हो, यानी 6/3। यानी आपको क्या समझ आ रहा है कि आदमी का क्षमता कितना है 2 काम करने का और बॉय का क्षमता कितना है 1 काम करने का। या आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो कि 1 आदमी 2 बॉयज के बराबर है। अब आप यहां पर जैसा चाहो वैसा बनाओ, आपके हाथ में M1D1 वाला कॉन्सेप्ट फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो उसे भी आप बना सकते हो, या फिर टोटल वर्क निकालना है तो टोटल वर्क निकाल लो। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, एक आदमी अगर 2 काम कर पा रहा है, एक आदमी अगर 2 काम कर पाएगा तो टोटल आदमी कितना था, 3 आदमी था, यानी 3 गुना 2 6। ये लोग कितने दिन में काम को खत्म कर पा रहे हैं, 25 दिन में काम को खत्म कर पा रहे, यानी ये हो गया मेरा टोटल वर्क निकल के आ गया। बात को समझे, 6 गुना 25 150। अब बोला था आपसे 6 आदमी 4 बॉयज इस काम को कितने दिन में कर पाएगा। तो आपको पता है एक आदमी अगर 2 काम करेगा तो 6 आदमी कितना काम कर पाएगा, 12 यूनिट काम होगा। और 4 बॉय अगर एक बच्चा या फिर एक लड़का अगर 1 काम करेगा तो 4 बॉय कितना काम करेगा, 1 काम मतलब 4 काम कर पाएगा, यानी 12 4 16, यानी उन लोगों के द्वारा एक दिन में 16 यूनिट होगा। तो आपसे पूछा था टोटल दिन, बस इसको सॉल्व कर लो। तो 2 से काटोगे तो ये 3 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, यानी 25 3 75, यानी 75/8। अब जो भी इसका आंसर होगा, जिस हिसाब से जैसा डेटा है उस हिसाब से इसका आंसर ये हो गया। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका जल्दी से। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था और सारे क्वेश्चन मैं खुद से वेरीफाई होकर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ठीक है। यहां पर क्या बोला गया था कि एक आदमी पहले राउंड में 1/3 पैसे गंवाता है और दूसरे में शेष का 3/5 और शेष का तीसरे में 4/7 बचाता है, तो उसके पास बची राशि खोजे। चलो अब देखो ऐसा क्वेश्चन है, फ्रैक्शन में है, तो डायरेक्ट आप क्या करो, इसके फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर वाले नंबर है आप उसी का मल्टीपल में कोई नंबर ले लो जिसका कैलकुलेशन आपसे इजी बना रहा है। तो देखो 5 3 15, ठीक है, 1/3 यहां था। आप इसको जैसा चाहो वैसा बना सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर आप देख रहे हो डिनोमिनेटर में नंबर क्या है, 3 है, 5 है, 7 है, तो हम कोई ऐसा नंबर लेते हैं जो इन तीनों का मल्टीपल हो। अब आप जानते हो 5 3 15, अब 15 गुना 7 कितना हो जाएगा, 15 गुना 7 यानी 105, यानी 105 के मल्टीपल में आप कोई सा भी नंबर ले सकते हो। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, यानी अगर मैं सिंपली अगर मैं ले लेता हूं कि 210, या ठीक है कुछ भी ले सकते हो, अगर मैं मान लेता हूं कि 210 के उस आदमी के पास 210 रुपए थे, अब जैसा जैसा क्वेश्चन बोला गया बस वैसा वैसा करते जाओ। अगर उसके पास 210 रुपए थे, और यहां पर देखो क्वेश्चन में फिलहाल ये भी नहीं बोला गया कि उसके पास कितने थे, डायरेक्ट बोला कि एक आदमी पहले राउंड में 1/3 पैसे गंवाता है, दूसरे में शेष का 3/5 और शेष का तीसरे में 4/7 बचाता है, तो उसके पास बची राशि खोजे। तो बची राशि कितना होगा नहीं पता, बट हम लोगों ने मान लिया 210। तो क्वेश्चन में हो सकता है कि कुछ आपको दे दिया हो अमाउंट कुछ भी, बट हम लोगों ने 210 मान लिया, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर पहले राउंड में 1/3 पैसे गंवा दे रहा है, अगर 1/3 पैसे गंवा दिया तो इसका मतलब वो उसके पास बचा कितना होगा, 1/3 में 2/3 पैसा बचा होगा उसके पास, 1/3 वो गंवा चुका है। उसी तरीके से दूसरे में शेष का 3/5 और शेष का तीसरे में 4/7 बचाता है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, यहां पर बचा रहा है पैसा, यानी 3/5 आपका बचा रहा है, यानी मैं कह सकता हूं कि शेष का 3/5 बचा रहा है, यानी वो खर्च कितना, मतलब आपका बचाई इतना ही रहा होगा, 3/5 बचा रहा है, और तीसरे में भी वो बचा रहा है यानी 4/7 होगा यहां पर भी। बात को समझो, पहले वो 1/3 पैसा गंवा रहा था, फिर दूसरे में बचे हुए राशि में बचा रहा है, तो सीधा सीधा बचा रहा है जो, तो हम लोग डायरेक्ट लिख दे रहे 3/5। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर भी 4/7 वो बचा ही रहा था तो हम लोग 4/7 लिख दिए। अब इसको सॉल्व कर लो, यानी 5 3 15 और 15 7 105, 105 से काट देंगे कितने बार में, 2 बार में काट देंगे, यानी कितना हो गया 3 2 6 और 3 2 6 6 4 6 4 24 और 24 गुना 2 48, यानी टोटल 48 रुपए वो बचा पाया है पूरे पैसे में से। और हम लोगों ने पूरा पैसा क्या माना था, 210 माना था। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में अगर आपको कुछ डेटा दिया रहता कि उसके पास कितने पैसे थे पहले, तो आप उसके इससे कंपेयर करके आप बता सकते थे कि कितने पास अब उनके पास बचे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसा था उस हिसाब से आपको इस तरीके से डील करना था। क्लियर। अगर आपसे पूछता है कि डायरेक्ट अगर क्वेश्चन ऐसा ही रहता, डायरेक्ट सिंपली लास्ट में बोलता कि उसके पास अब कितने रुपए बचे हैं उस पैसे का, तो बस यही 48/210 अमाउंट उस पैसे का हिस्से बचे हैं अब उसके पास। क्लियर। चलिए
एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जब 3 जोड़ने पर संख्या इन तीनों से विभाज्य हो जाए। ठीक है, यानी फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन 3 इज एडेड एंड द नंबर इज डिविजिबल बाय दिस नंबर। ठीक है, 27, 91, 143। अब आपको बताना है सबसे छोटा नंबर बताना है, सबसे छोटा नंबर बताना है जिसमें आप 3 से जोड़, मतलब सबसे छोटा नंबर बताओ जिसमें हम अगर जब 3 जोड़ते हैं तब जाके ये नंबर इन तीनों से डिवाइड हो जाता है, 27 से भी, 91 से भी और 143 से भी। आपको ऐसा छोटा नंबर बताना है। तो सिंपली आप समझ सकते हो, सबसे छोटा नंबर अगर बात कर रहा है जिसमें हम 3 जोड़ेंगे तब जाके इन तीनों नंबर से डिवाइड होना चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ही इन तीनों नंबर का एलसीएम निकाल लेते हैं, क्योंकि सबसे छोटा नंबर वही होगा मेरा। बात समझ रहे हो? तो सबसे छोटा नंबर पहले हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा तीनों का, तो 27 हो गया, यहाँ पर 91 हो गया और ये आपका 143 हो गया। तो किससे काट दे आपका, 3 से आपका 4 3 12 1 13 है, तो 3 से तो ये कटेगा, फिर 2 जन नहीं कटेगा, मतलब ये ऐसी इस तरीके से रहेगा। 13 सते और 13 से, हाँ कट जा रहा है 13 से, तो 13 से काटेंगे तो 13 सते 91 हो गया, ये 27 का 27 एज इट इज रह जाएगा। और ये आगे क्या हो जाएगा, 13 एकम 13 और 11। अब देखो ये भी प्राइम नंबर हो गया, ये भी प्राइम नंबर हो गया और ये भी प्राइम नंबर हो गया, और ये भी 27 भी आपका इस तरीके से हो गया। यानी इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा नंबर आ गया, बहुत बड़ा नंबर आ गया, 13 गुना 27 और 77। ठीक है, अब आप मेरी बात को समझना, यहां पर मेरा मेरा एलसीएम क्या निकल के आया, इतना नंबर निकल के आया। ठीक है, अगर मैं इसको पूरा अगर सॉल्व कर लूँ, या फिर आपको जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि अब मैं अगर बताना चाहूँ, क्योंकि ऑप्शन होता तो आप यूनिट डिजिट से भी आप इसको जल्दी से डील कर सकते थे। तो अगर मैं इसका एलसीएम निकाल रहा हूं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ये मेरा एलसीएम आ जा रहा है 270 27। ठीक है, ये आपका एलसीएम निकल के आ गया। मेरी बात को समझना, इसका एलसीएम क्या निकल के आया, 270 27, यानी 27,027 आपका एलसीएम निकल के आया। तो देखो ये सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो रहा है। अब आपको बोला था कि सबसे छोटा नंबर बताओ जिसमें 3 ऐड करने से, यानी 3 ऐड करने से डिवाइड होना चाहिए। तो डायरेक्ट इसमें सिंपली क्या करेंगे, हम 3 से डायरेक्ट लेस कर देते हैं, इसमें 3 केवल घटा देते हैं, यानी क्या हो जाएगा इसका आंसर 270, और ये आपका 24 हो गया। यानी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सबसे छोटा नंबर है जिसमें हम 3 जोड़ेंगे तभी जाके इन तीनों से ये डिवाइड हो पाएगा। क्लियर? अगर आपको देखो, अगर बनाने का, अगर देखो क्योंकि ये तो बड़ा था जो कि मैंने बता दिया, ऑप्शन मेरे पास नहीं था। अगर ऑप्शन होता तो हम लोग डायरेक्ट सीधा सीधा यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगा लेते। यूनिट डिजिट से हम लोग बहुत जल्दी पता कर लेते कि क्या होता है। देखो यूनिट डिजिट से 7 या 21, और 21 और 177, यानी यूनिट डिजिट में क्या आ रहा था, 7 आ रहा है। और आपको पता है यही 7 में आपको क्या करना, 3 घटाना था, 7 में 3 घटाना था, यानी 7 से 3 जाएगा 4, यानी जो भी आंसर का यूनिट डिजिट में 4 होता वही मेरा करेक्ट आंसर होता है। तो यहां पर आपको जैसे दिख भी रहा होगा, तो ऑप्शन में आप जरूर देखते ना, तो 4 एक ही में रहता, ज्यादा में नहीं रहता। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, ए बी सी 20 30 60 दिन में काम को पूरा कर सकता है, यदि बी और सी हर तीसरे दिन ए के साथ शामिल होता है तो काम पूरा करने के लिए कितना समय का आवश्यकता लगेगी। तो चलो जैसे क्वेश्चन बोला बस वैसा कर लेते हैं। ए अगर आपका 20 दिन में कर रहा है, बी आपका 30 दिन में कर रहा है, और सी आपका 60 दिन में कर रहा है, यानी टोटल वर्क कितना हो जाएगा 60। इसका मतलब ये 3 काम कर रहा होगा, ये 2 काम कर रहा होगा, और सी आपका 1 काम कर रहा होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला था, यदि बी और सी हर तीसरे दिन ए के साथ शामिल होता है, यानी ए आपका कंटिन्यूसली काम कर रहा है, पहला दिन भी 1 काम करेगा, दूसरा दिन भी 1 काम करेगा, मगर तीसरा दिन की बात कर रहा है, यानी हर तीसरे दिन वो जो बी और सी है वो ऐड हो रहा है ए के साथ। सॉरी माफ कीजिएगा, यहां पर मैंने ए के बारे बोला, तो ए आपका ये तो आपका 3-3 यूनिट करके काम कर रहा है ना। ए आपका लगातार काम कर रहा है, यानी पहला दिन वो 3 काम करेगा, दूसरा दिन भी 3 काम करेगा, और तीसरा दिन में बी और सी दोनों आ जाएगा, यानी मैं कह सकता हूं 3 और 5 और 6, यानी तीसरे दिन आपका 6 यूनिट काम हो पाएगा। बात समझे? यानी ये 3 दिन में टोटल कितना काम हो पा रहा है, 3 3 6 और 6 6 12, यानी ये 12 काम 3 दिन में हो पा रहा है। मेरी बात को समझना, 12 काम 3 दिन में हो पा रहा है, और आपको काम कितना करना है, 60 करना है। यानी फिर से आपका 12 काम 3 दिन में हो पा रहा है, तो 12 का गुना हम जब 5 से करेंगे तो 12 5 60, यानी टोटल कितना दिन लग जाएगा, 5 गुना 3 15 दिन आपको टोटल लगेगा, क्योंकि आपको पता है 3 दिन में 12 काम हो पा रहा है, तो 60 काम करने में कितना दिन लगेगा, 15 दिन लगेगा। सीधी सी बात है, 12 5 60, तो 3 का गुना करेंगे, क्योंकि मेरा टोटल 5 को ठो का जरूरत पड़ा है पेयर का, तो 5 गुना 3 15 दिन टोटल आपको लगेंगे इस काम को खत्म करने में। क्लियर? चलिए
एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, आपसे बोला गया था कि इन सभी नंबरों में पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए कौन सी संख्या जोड़ी जाती है। यानी आपको ये नंबर दे रखा था, व्हाट नंबर इज एडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी इन नंबरों को आपको बताना है कि इन नंबरों में क्या नंबर जोड़ेंगे जिससे आपका एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो आप डायरेक्ट जान सकते हो यहाँ पर अब कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन के हिसाब से आप इसको अच्छा से बता पाते, वरना अगर हम बात करेंगे सब उसके नियर अबाउट जो स्क्वायर नंबर होगा वो हम बता देते हैं हम लोग। तो 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 1 9 और 2, यानी कितना आ गया 9 6 15 2 3 4, यानी 45 इन लोगों का सम आया जोड़कर। तो सबसे नियर में मेरा जो नंबर आया 7 का स्क्वायर है, तो मैं कह सकता हूं 4 और जोड़ेंगे तो आपका एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो बस इसका आंसर हो जाएगा फिलहाल 4। बट अब ऑप्शन में जो होगा उसके हिसाब से हम लोग बताएंगे कि कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर है। बात समझ रहे हो? चलिए, एक क्वेश्चन ये आपका था, इसको देखो, और शायद ये लास्ट क्वेश्चन होगा कि पता नहीं, देखते हैं। नहीं, इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन और है। यहां पर क्या बोला था, ए और बी एक बिंदु से विपरीत दिशा में 25 किलोमीटर प्रति घंटा और 35 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से यात्रा करते हैं, तो 2.5 घंटे के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। ये क्वेश्चन आपका रिपीट होने लगे अभी। ये फर्स्ट शिफ्ट मतलब 28 तारीख का जब मैंने एनालिसिस करने गया था तो ये क्वेश्चन उस दिन भी पूछा गया था, फिर से आपका ये आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। क्या बोला, ए और बी एक बिंदु से विपरीत दिशा में, यानी एक तो यहां से डायरेक्शन से जा रहा है और एक तो यहां से डायरेक्शन से जा रहा है। एक का स्पीड है 25 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे का स्पीड है 35 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे 2.5 घंटा के बाद का अंतर पूछ रहा है कि कितना अंतर होगा उन लोगों के बीच में। तो आपको पता है अगर ये 25 से जाएगा, ये 35 से जाएगा, तो 1 घंटा में ये 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और ये आपका 35 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। यानी मैं कह सकता हूं यहां पर क्या हो जाएगा 5 और ये 5, मतलब आपका 50 और 60, यानी 1 घंटा में 60 का डिस्टेंस का अंतर होगा उन लोगों के बीच में दूरी का। तो 2.5 घंटा में कितना होगा 150 किलोमीटर का अंतर, इसका आंसर हो जाएगा 150 किलोमीटर। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, 10वां नंबर क्वेश्चन है, जो कि इस तरीके से पूछा गया था। बोला गया था कि 55 से कम कितनी अभाज्य संख्या है, यानी हाउ मेनी प्राइम नंबर लेस देन 55, यानी 55 से नीचे का टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर आपसे पूछ रहा है। अब आप डायरेक्ट से जानते हो कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में टोटल कितने प्राइम नंबर है, तो आप बोलोगे 25 होता है। अब बात करेंगे कि 1 से 50 तक में टोटल कितने प्राइम नंबर है, तो आप बोलोगे 15, और 50 से लेकर 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर है, तो बचे 10। ये तो आप जानते हो ना, तो बस देख लो ना, आपको पता है 50 तक आपको काउंट करने का जरूरत नहीं है। 50 तक आपको पता है, 50 तक में टोटल आपके प्राइम नंबर 15 ठो होते हैं। अब 50 के बाद आप देख लो, तो 50 के बाद अगर हम लोग देखेंगे, इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है, 50 तक आपके 15 हो जाएंगे। अब 50 के बाद अब देखो, एक आपका नंबर, ये 50 15 नंबर हो गए 50 तक, ठीक है। एक नंबर आपका 51 तो होगा नहीं, 17 51 होगा नहीं, 52 भी नहीं होगा, 53 आपका एक प्राइम नंबर है, 54 आपका प्राइम नंबर नहीं है, और 55 भी आपका प्राइम नंबर नहीं है। यानी 15 और एक आपका एक 53 नंबर, यानी टोटल 16 नंबर होंगे जो कि आपके बिलो 55 के प्राइम अंदर में प्राइम नंबर है। तो टोटल इसका आंसर होगा 16, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके ये फर्स्ट शिफ्ट में कुछ इस तरीके से आपके क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो बस आप लोग अपने तरफ से प्रैक्टिस करते रहो, जैसे कि मैंने बताया, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपके जब भी पेपर हो आप लोग मॉक टेस्ट लगाते रहो, ठीक है। मैं बार बार बता रहा हूँ, मॉक टेस्ट लगाओ ताकि आप टाइम मैनेज बहुत अच्छा से एग्जाम हॉल में भी कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, और चैनल पहले दफा आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।